में ये सवाल आता है सामने कि आपका सीएम कौन होने जा रहा है। वायवी गिरी जी, चुनाव नजदीक है, 6 नवंबर को मतदान होने वाले हैं, देश बैठी हुई है, मांझी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस बार? हमें बहुत कम है। मैं यही अपील करूंगा कि तीसरा विकल्प उनके सामने है, उम्मीदवारों की भी तुलना कर ले और पार्टियों को भी तुलना कर ले। जन स्वराज के सामने, उसके मिशन के सामने, शशिकांत किशोर के सामने एक चीज बता दीजिए, किसी पार्टी का स्टेट का प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट जैसा उज्जवल बैकग्राउंड का, इतना तेज, इतना तैयार IAS कोई है? पार्टी का नेता प्रशांत किशोर के सामने वो कौन है? तेजस्वी जी हैं क्या? नीतीश जी जो अपने डिक्लाइन पर है, स्वास्थ्य भी खत्म हो गया है, और भाजपा का तो अपना लोकल लीडर कोई है ही नहीं। एक सुशील मोदी। मीडिया के दोस्त भी इस बात पर कड़ी नजर रखें कि सरकार और सरकारी तंत्र का अगले 20 दिनों में कितना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी रिपोर्टिंग सही ढंग से कीजिए, यही मेरी मीडिया से इल्तजा है कि यदि एनडीए को वोट दिया तो हमारे जो गुजराती दो भाई हैं, विशेष रूप से अमित शाह की सरकार बिहार में चलेगी। ये नीतीश बाबू या कोई भाजपा की सरकार यहाँ नहीं चलेगी। इस बात को हमारी जनता समझ चुकी है और जन स्वराज जो दूसरा विकल्प आया है उसके तरफ चल पड़े हैं लोग। हमारे अध्यक्ष बड़े मोडेस्ट वे में इन्होंने प्रेजेंट किया, लेकिन हमारा जो आकलन है, शायद हमारे अध्यक्ष भी एग्री करेंगे, 150 से ऊपर सीट हम लोग को आ रहा है। आकलन आज की स्थिति में बहुत बड़ी बात है सर। 150 से ऊपर बहुत बात है। अब आगे क्या होता है देखते चलिए, 200 तक पहुंचता है या अमित शाह जो बिहार में बैठ के हथकंडे अपना रहे हैं हमारे पॉपुलर वोटों को, क्या उसकी चोरी करा देंगे? कैंडिडेट का चोरी तो करा चुके हैं, इसमें भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उस स्थिति में की पार्टी जो है 28 साल पुरानी पार्टी है और आपसे आपकी पार्टी से लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी 1 साल पुरानी, अमित शाह, मोदी तक भी इस पार्टी से टक्कर लेने के लिए बिहार दौरान कर रहे हैं। लगातार बिहार की उनकी यात्रा है, कितनी मजबूत स्थिति दिखेगी इस बार बिहार में? वो तो आप देख रहे हैं कि हमारी स्थिति ऑलरेडी बिना चुनाव लड़े हुए इतनी मजबूत हो गई है कि भारत के गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री को बिहार में आकर हमारे उम्मीदवारों को तोड़ने के लिए जतन करना पड़ रहा है। सोचिए कितना डर गए हैं वो। किस देश के शिक्षा मंत्री और देश के गृह मंत्री बिहार में आकर जन स्वराज के प्रत्याशियों को तोड़ने में लगे हुए हैं। अब इससे ज्यादा डर और क्या हो सकता है? इस बार बिहार में जन स्वराज की सरकार बन जाएगी, ये तो आप बताइए। आप लोग जनता में घूम रहे हैं, आप लोग रिपोर्ट कीजिए और बताइए लोगों को कि इस बार जन स्वराज की सरकार बन रही है या नहीं बन रही। एक बात हम कह रहे हैं और उनके सरकार के मंत्रियों का कारनामा जो लूट का है, प्रशांत जी ने पब्लिक डोमेन में ला दिया है, उसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। बिजनेस का मतलब मुख्यमंत्री क्या समझते हैं? सरकार चलाना भी एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से सरकार चलता है। बिजनेस का बहुत वाइड मतलब होता है। उस मतलब को पहले बतावें, किस मतलब के लिए और किस मतलब से उन्होंने बिजनेस का सरकार किया। हमारे प्रशांत किशोर का एक एक पैसा जो पार्टी में आया, कहाँ से आया, कैसे आया, पूरा कर चुके हैं। कभी ये नीतीश जी की पार्टी बताई है कि कितना रुपया उसको कहाँ से आया है, पब्लिक क्या है? कभी बीजेपी वालों ने बताया है? और मैं आपको बता दूं कि मांझी हर जगह का उम्मीदवार को देख लीजिए, मांझी का भी देख लीजिए और जगहों का। जन स्वराज का कोई उम्मीदवार आपको ऐसा लगता है कि वो बिजनेस करेगा? जन स्वराज के उम्मीदवार सभी अच्छे छवि, ईमानदार, एजुकेटेड और हाई मोरल के लोग चुने गए हैं। और देख लीजिए हर क्षेत्र में ये नीतीश जी के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार किस छवि के हैं, केवल इतना ही तुलना कर लीजिए आपको। उन्होंने कहा कि एक नई पार्टी आई है जो बिजनेस कर रही है, उनके बयान को आप कहाँ देखें? जो हमारे विरोधी हैं उनके अपने पैरों के तले की जमीन खिसकती नजर आ रही है और इसलिए वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अगर
ये बिजनेस की ही मशीन है, और अगर इलीगल है तो सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार है, वो आकर इन्वेस्टिगेट करवा लें। आप ईडी को हमारे पीछे लगा दें, आप इनकम टैक्स को हमारे पीछे लगा दें, सीबीआई को लगा दें, करवा लें जो जांच करवानी है। ये क्यों, ये जनता के बीच में आकर प्रलाप क्यों कर रहे हैं कि ये ऐसी टीम है, ये ऐसी पार्टी है? आपके हाथ में सरकार है, आप इन्वेस्टिगेट करवा लीजिए। सरकार को मैदान में उतारा है जो आपकी कसौटी पे खरा उतरे। ऐसे में 243 सीटों पे आप जनसुराज को कहां देखते हैं? हम जनसुराज को केवल जनता की आंखों से देखते हैं। हमने पिछले 2.5-3 सालों में जनता को बताने का, जगाने का ही काम किया है। चुनाव के दिन वोटिंग मशीन के सामने लोगों के जाने तक अगर जनता हमारी बात समझ पाई, अगर उन्हें विश्वास हो गया कि बिहार का भविष्य बदलने का अगर कोई विकल्प है, तो इस बार जनसुराज बनकर सामने आया है। अगर उन्हें इस बात पर भरोसा हुआ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, विश्वास की उड़ान अगर उन्होंने ले लिया, तो जनसुराज को 200 सीट भी मिल सकता है। लेकिन अगर उन्हें अभी भी भरोसा नहीं हुआ कि जनसुराज एक अलग जिंदगी देगा, जनसुराज एक अलग तरह की सरकार देगा, जनसुराज एक अलग तरह की शिक्षा देगा, जनसुराज एक अलग तरह के रोजगार देगा, तो अगर उन्हें ये भरोसा नहीं होता है, तो हम आम जनता को केवल एक संदेश है जो कि हम पिछले 2-2.5 साल से लोगों के बीच जाकर कहते आ रहे हैं। बिहार में पिछले 35 सालों में जिन्होंने भी आपके ऊपर राज किया, उन्होंने चाहे जो कुछ किया हो, आपको और आपके बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता नहीं की। अगर उन्होंने आपको या आपके और आपके भविष्य के बारे में चिंता की होती, तो पिछले 35 सालों में बिहार से जो पलायन का दर है वो कम हुआ होता, ज्यादा नहीं होता। अगर 35 साल पहले यहाँ से 30 लाख लोग पलायन करते थे, तो आज 54 लाख लोग पलायन कर रहे हैं। कम से कम इसे तो कोई सरकार रोक नहीं पाई। 1990 से लेकर आज तक बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, और इस कारण हमारे जो भाई बहन मजबूरी में बाहर 10-12 हजार रुपए की नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खाते हैं, उनको कितना अपमानित होना पड़ता है आप जानते हैं। अभी जो लोग छठ के लिए और दिवाली के लिए डिफरेंट जगहों से बिहार आए हैं, ऐसे ठूस कर रेलगाड़ियों में आए हैं कि जानवर भी वैसे नहीं लाए जाएंगे। कब तक ये चलता रहेगा? ये हर साल वही होता है, लेकिन सरकारों के कानों पर जू नहीं रेंगती है। वो क्यों नहीं इस बात को समझते हैं कि यहाँ से पलायन रोकने का जो तरीका है उसके बारे में सोचा जाए। कितनी सड़कें बना लेंगे आप, कितने घरों में बिजली दे देंगे आप, और कितने लोगों को बैसाखी पहना के, किसी को माई बहन योजना, किसी को माई बाप योजना, क्या कैसे आप झुंझुना देते रहेंगे? इन लोगों को जो पलायन करके आते हैं, उनका तो आप समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को झुंझुना पकड़ा रहे हैं। जनता को केवल एक संदेश है, इस बार धोखा मत खाइए। इस बार अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी, उनके भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आपने पिछली बारों की तरह इस बार भी धोखा खाया, तो अगले 5 साल तक आप अपने भाइयों का, अपने बच्चों का, महिलाएं अपने पतियों का अगला 5 साल अंधकार में ढकेल रही है। पार्टी के आपके जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, कुछ लोग जो है वो नॉमिनेशन के बाद भी वापस हो रहे हैं, क्या कारण रहा? देखिए,
हमारे यहाँ जो सिलेक्शन का प्रोसेस था वो प्रोसेस एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस था। लगभग 8 महीने पहले प्रत्याशियों को अप्लाई करने के लिए कहा गया था। अलग अलग चरणों में उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम बनवाए गए। जैसा कि प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हम जमीन से लोगों को, नेताओं को लेकर आएंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि 90% से ज्यादा हमारे यहाँ नेता ऐसे उम्मीदवार ऐसे आएंगे जो जमीन से जुड़े हुए हो और वहीं के निवासी हो। अभी जो प्रक्रिया चली उसके तहत लगभग हर विधानसभा में 5 से 6 हमारे प्रत्याशी उम्मीदवार थे। उन सब में जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस हुआ उसके बाद लगभग 90 से 95% जगहों पर वही लोग आए जिन्होंने इस लंबी प्रक्रिया में भाग लिया और अच्छा प्रदर्शन किया। शायद 15 या 17 जगह ऐसी हैं जहां पर इस प्रक्रिया के अलावा हमने बाहर से कुछ उम्मीदवार लाए। ऑब्वियसली जिनको नहीं चुना जाता है, जो फाइनली हमारे उम्मीदवार नहीं बनते हैं, उनको दुख तो होगा। उन्होंने इतना समय बिताया है, इतनी मेहनत की है, पैसे खर्चे हैं, उसके बाद अगर उनको उम्मीदवार नहीं बनाते हैं तो मुश्किल तो उनको होगी। उनके दर्द को भी हम समझते हैं, पर आखिर उन 5-6 में से किसी एक को ही उम्मीदवार बनना था। ज्यादा मुश्किल वहां आई है जहां वो 15-17 जगहों पर काम करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं से इतर हमने किसी को वहां पर अपना उम्मीदवार बनाया है, और इस बात से हमें पूरी जानकारी है इस बात की। पर पार्टी कभी कभी, जैसा प्रशांत किशोर ने खुद ही कहा है, कि पार्टी को कभी कभी कुछ बड़े निर्णय लेने होते हैं। पार्टी के हित में, चुनाव के हित में, समीकरणों के लिए तरह तरह के समीकरण होते हैं। जिलों के समीकरण, राज्य का समीकरण, हमारा अपना जो डिफरेंट वर्गों में हमने अपने समीकरण डाले हैं, सवर्णों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों और मुसलमानों के लिए, इन सब समीकरणों के तहत कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं जो पार्टी को लेना पड़ा। नजदीक आ गए हैं। चुनाव अभियान की शुरुआत जन स्वराज पार्टी के तरफ से ऑफिशियली आज शुरू हुई है, और मेरा अपना प्रोग्राम आज मांझी से शुरू हुआ है, क्योंकि हमारे बहुत ही सीनियर लीडर और जाने माने अधिवक्ता वाईवी गिरी जी हमारे यहाँ से उम्मीदवार हैं। हम इस अभियान की शुरुआत लगभग 32 अलग अलग साथियों के साथ कर रहे हैं। मतलब जैसे आज मैं मांझी में हूँ, वैसे ही हमारे 30-31 और अलग साथी केंद्र से, मतलब पटना से, अलग अलग विधानसभाओं में गए। और इसी तरह से हम अगले 4 दिनों तक, आज, कल, परसों और चौथे दिन, 4 दिनों तक 30 गुणे 4 लगभग 120, मतलब फर्स्ट फेज के सारे विधानसभाओं को एक एक ऑफिसर, एक एक नेता जाएंगे और वहां पर पूरा दिन बिताएंगे। जो भी वहां का कार्यक्रम है उसमें प्रत्याशी जो है हमारे, उनके साथ घूमेंगे, पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों से मिलेंगे।